दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बहुत ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें स्पेस में जाने वाले लोगों ने देखा और वो बहुत ही खौफजदा हो गए। आखिर वो चीजें क्या हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। ये है स्ट्रेंज थिंग इन स्पेस और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2003 में चाइना ने यांग ली को पहली बार स्पेस में भेजा। चाइना के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। जब ये साइंसदान स्पेस में पहुंचे तो उनके साथ एक ऐसी चीज हुई जिससे वो डर गए। 2016 में उन्होंने मीडिया को बताया कि जब मैं अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठा अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा था तब मेरे स्पेसक्राफ्ट पर बाहर से किसी ने नॉक किया। जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने अपने स्पेसक्राफ्ट की विंडो से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यांग जब अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आया तो उन्होंने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद उसके साथियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 2016 में जब एक्सपर्ट्स ने इसका ये इंटरव्यू सुना तो उनका कहना था कि यूनिवर्स में छोटे छोटे एस्ट्रॉयड उनके स्पेसक्राफ्ट से आकर टकराए होंगे, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में ऐसी चीजें बहुत ही दूर होती हैं। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट जमीन के ऑर्बिट में घूमता है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट में लगाई गई मेटल की शीट कभी सिकुड़ जाती है और कभी फैल जाती है। हो सकता है कि यांग ने जो आवाज सुनी वो इसी मेटल के सिकुड़ने और फैलने की हो। इस थ्योरी को सबसे ज्यादा सही माना गया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर ये आवाज मेटल के सिकुड़ने और फैलने की थी तो फिर ये आवाज किसी और को क्यों नहीं सुनाई दी? आखिर ये आवाज यांग को ही क्यों सुनाई दी? क्या कोई स्पेस में मौजूद था जिसने इसके स्पेसक्राफ्ट पर दस्तक दी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं म्यूजिक ऑफ एलियंस की। 1969 में अमेरिका के एस्ट्रोनॉट टॉम स्टीफर्ड, जैन कैनन और जॉन, ये तीनों एस्ट्रोनॉट अपने अपोलो 10 मिशन में चांद की दूसरी साइड पर जाने वाले थे। इन तीनों के जरिए इस स्पेसक्राफ्ट का फाइनल टेस्ट होने वाला था और इसके बाद अपोलो 11 अपने अंदर 3 इंसानों को बिठाकर पहली बार चांद पर लेकर जाने वाला था। इसी मिशन में किसी इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। जब अपोलो 10 मिशन में साइंसदान चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने चांद की सतह की बहुत सारी तस्वीरें खींची। तस्वीरें लेते हुए उन्हें एक म्यूजिक सुनाई दिया। इस म्यूजिक में एक सीटी बजती हुई सुनाई दे रही थी जो मुसलसल 1 घंटे तक बजती रही। ये आवाज इन तीनों साइंसदानों ने सुनी और आपस में डिस्कस किया कि ये आवाज किस चीज की हो सकती है। उन्होंने नासा को रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन फिर उनके माइंड में आया कि उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये साइंसदान कुछ हद तक सही भी थे क्योंकि वो इस आवाज को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही वो इस सुनने वाली आवाज को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। तमाम साइंसदानों ने इसका जवाब मांगा तो ये थ्योरी सामने आई कि ऐसी आवाजें आमतौर पर उस वक्त पैदा होती हैं जब बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट में रेडियो ट्रांसमिशन किया जाता है। लेकिन ये तीनों साइंसदान इस बात पर डटे रहे कि हमें रेडियो ट्रांसमिशन से पैदा होने वाली आवाज का अंदाजा है। एक लम्हे के लिए मान भी लेते हैं कि ये आवाज स्पेसक्राफ्ट की थी, तो ये आवाज किन स्पेसक्राफ्ट की थी? क्योंकि ये लोग अकेले ही चांद के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई एलियन का म्यूजिक था? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं स्पेस के सांपों की। 1994 में डॉक्टर स्कोरी ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने एक ऐसे हादसे को डिस्कस किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि 2 मिशन में मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया। उन्होंने अपने 2 मिशन के दौरान स्पेस में बहुत बड़े सांप देखे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन सांपों की लंबाई 8 से 10 फीट के दरमियान थी। ये सांप देखने में बहुत ही अजीब थे और फिर उन्होंने कहा कि हम स्पेस की जितनी भी ज्यादा गहराइयों में गए हमें वहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे ये वाज़िया हो जाता है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। ये नासा के बहुत बड़े साइंसदान थे, हम इनकी बात से मुंह नहीं फेर सकते और वो इस बात को वाज़िया तौर पर कहते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हमारी कायनात में रहती हैं। उन्होंने कई बार उनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वो हर वक्त नाकाम रहे। इसके बारे में आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं डॉकिंग की। कनाडा के एक साइंसदान 1995 में पहली बार स्पेस में गए थे। उनका काम इस मिशन में ये था कि वो अपने पायलट को रशियन स्पेस स्टेशन के बाहर की पूरी सूरत हाल के बारे में बताएंगे। अगर इनके इस काम में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर डॉकिंग सही से ना होती तो ये दोनों एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते और इसमें मौजूद तमाम लोग मर जाते।
सब कुछ सही चल रहा था कि इतने में इनके स्पेसक्राफ्ट में लगे एक सेंसर ने बताया कि वो स्टेशन से 32 फीट दूर हैं, जबकि दूसरे सेंसर ने बताया कि वो 20 फीट दूर हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि इन दोनों में से सही कौन बता रहा है। अगर ये लोग इस प्रॉब्लम को 30 सेकंड में ना हल कर पाते तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। अब यहाँ पर हेडफील्ड को अंदाजा लगाना था कि असल में वो कितनी दूर हैं। पायलट हेडफील्ड की इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने डॉकिंग को अंदाजे से करवा लिया। हेडफील्ड आज भी इसके बारे में बताते हुए पूरी तरह से डर जाते हैं। अब बात करते हैं नॉट इम्पॉसिबल। 5 मई 1981 को रशिया के साइंसदान अपने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद थे और उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब सैटेलाइट दिखाई थी जो उनके बराबर से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि ये सैटेलाइट फिजिक्स के किसी भी असूल को फॉलो नहीं कर रही। इस सैटेलाइट को वो देखकर समझ गए कि इसे किसी भी इंसान ने नहीं बनाया। इतने में इस मशीन से गोल्डन कलर की लाइट निकली। इस लाइट ने इस मशीन को पूरी तरह से कवर कर लिया। ये लाइट सिर्फ 2 सेकंड तक रही और फिर इसके बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धुएं का बादल दिखाई दिया। फिर उनका कहना था कि यह मशीन काफी देर तक हमारे साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही हम जमीन के दिन से रात वाली साइड में एंटर हुए, इसके बाद उस मशीन को कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस साइंसदान की बातों पर क्यों यकीन करें, तो मैं आपको बता दूं, इस मशीन की उनके पास बहुत ही बारीक डिटेल है और वो इस पर एक किताब भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें देखकर यकीन और भी पुख्ता हो जाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अब बात करते हैं दी सीक्रेट ट्रांसमिशन। 1975 में नासा कम्युनिकेशन के एक ऑफिसर ने अपनी एक किताब पब्लिश की। इस किताब में उन्होंने अपोलो 11 मिशन के बारे में ये दावा किया कि जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने स्पेसक्राफ्ट की सीढ़ियों से उतरकर चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा तो उनके ऊपर से तो बहुत बड़े बड़े यूएफओ मंडलाने लगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी ने इन यूएफओ की बहुत सारी इमेज खींची। इनमें से कुछ तस्वीरें जून 1975 में एक मैगजीन में पब्लिश की गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही नील नीचे उतरे तो 2 मिनट के लिए उनका रेडियो भी बंद हो गया था। ये रेडियो इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग उस वक्त नासा के हेडक्वार्टर में चल रही थी। उस वक्त एडविन चला कर ये कह रहे थे कि ये कितने बड़े बड़े हैं और वो ओ गॉड कह रहे थे। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट चांद की कहीं दूसरी तरफ लैंड हुए। असल में वहाँ पर क्या हुआ था ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इन बातों की रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को नासा ने कभी पब्लिश नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि या तो ऐसा कभी हुआ नहीं है या फिर अगर ऐसा हुआ है तो फिर नासा ने उसे बहुत ही सफाई से छुपा लिया है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। एक आदमी जिसका नाम यूजीन शोमेकर था, वो चांद पर जाना चाहता था। उसने चांद पर जाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चांद पर नहीं जा सका और 1997 में 69 इयर्स की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसके बाद नासा ने उसकी बॉडी को चांद पर दफनाने का फैसला किया। उसकी बॉडी के कई टुकड़े किए गए, उन्हें स्पेसक्राफ्ट में रखकर चांद पर लैंड करवाया गया और उस आदमी को चांद पर दफना दिया गया। आज उसकी कब्र चांद पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।